हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यह बीए पार्ट सेकंड की इकोनॉमिक्स की क्लास है, जिसमें हम इकोनॉमिक्स के सेकंड पेपर से रिलेटेड जो टॉपिक हैं उस पर आपको वीडियो भेजते रहते हैं। सेकंड पेपर आपका, जैसा आपको पता है, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट है, आर्थिक विचारों का इतिहास, जिसमें हम विभिन्न आर्थिक विचारों को सिलसिलेवार पढ़ रहे हैं। हमने वणिकवाद से शुरू किया था, वणिकवाद, प्रकृतिवाद, फिर प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र के अनेक अर्थशास्त्रियों के विचारों का विस्तार से अध्ययन किया है। आज का हमारा टॉपिक है सिस्मोंडी, सिस्मोंडी के विचार। सिस्मोंडी का जन्म 1773 में जेनेवा में हुआ था और इनके वंशज जो थे वो इटली के थे, जो कि 16वीं शताब्दी में फ्रांस में आ गए थे और बाद में वह जेनेवा में बस गए थे। इन्होंने जेनेवा में अपना अध्ययन समाप्त करके इटली में काफ़ी समय बिताया और इंग्लैंड का भ्रमण भी किया। सिस्मोंडी ने 10 खंड में इटालियन रिपब्लिक इन मिडिल एज पे इतिहास लिखा और बाद में 29 खंडों में फ्रांस का इतिहास भी लिखा। सन 1803 में सिस्मोंडी ने कमर्शियल वेल्थ का प्रकाशन किया और 10 वर्षों तक के इतिहास लेखन के बाद 1819 में पुनः अर्थशास्त्र के विषय में लिखना प्रारंभ किया और अपना महत्वपूर्ण ग्रंथ न्यू प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी प्रकाशित किया। यद्यपि सिस्मोंडी का संपर्क कई संप्रदायों से था, लेकिन इनके विचार अपने आप में ही अलग थे। प्रारंभ में हम उन्हें एडम स्मिथ के साधारण आलोचक के रूप में पाते हैं। उन्होंने स्वयं स्पष्ट किया है कि उनका उद्देश्य फ्रांस के लिए वही विचार प्रस्तुत करना था जो स्मिथ ने इंग्लैंड के लिए किए थे। सिस्मोंडी के समकालीन अर्थशास्त्री माल्थस, जेबी से, लिस्ट, रिकार्डो सीनियर व रॉबर्ट ओवन हैं। इसमें से आप माल्थस, से, लिस्ट आदि को आप पढ़ चुके हैं। उस संदर्भ में आज हम सिस्मोंडी के विचारों का अध्ययन करेंगे। सिस्मोंडी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और उन्हें प्रभावित करने वाले कारक। पहला कारण है प्रतिष्ठित विचारधारा। प्रतिष्ठित विचारधारा की कुछ मान्यताओं एवं सिद्धांतों, जैसे माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, रिकार्डो का लगान सिद्धांत आदि ने निराशावादी दृष्टिकोण का निर्माण किया था और उनकी कठोर व्यक्तिवादी नीति, अहस्तक्षेप और स्वतंत्र व्यापार के सिद्धांत के विरोध में प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। सिस्मोंडी उक्त संप्रदाय के प्रथम आलोचक थे। प्रतिष्ठित विचारधारा की विरोधी प्रतिक्रिया सिस्मोंडी को समाजवाद की ओर ले गई। प्रतिष्ठित विचारधारा अहस्तक्षेप की और स्वहित की नीति की आलोचना की गई, क्योंकि इसने कई संघर्षों को जन्म दिया था। अतः पुरानी व्यवस्था को प्रतिस्थापित करने की मांग की गई और सामाजिक नियोजन और सरकारी हस्तक्षेप को आवश्यक माना गया। सिस्मोंडी इसी नई व्यवस्था के प्रतिनिधि थे। दूसरा पॉइंट है तात्कालिक घटनाएं। इसके अतिरिक्त कई गतिशील घटनाओं ने सिस्मोंडी के विचारों को प्रभावित किया। उन्होंने अपने चारों ओर इतिहास का अवलोकन किया। अब जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में बताया, उन्होंने इतिहास का लेखन किया। फ्रांस की क्रांति, नेपोलियन के युद्ध, औद्योगिक क्रांति तथा कारखाना प्रणाली की चरम सीमा को भी उन्होंने देखा। उन्होंने युद्ध के बाद होने वाली कठिनाई और पीड़ा का अनुभव किया। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति का अध्ययन कर उन्होंने वहाँ जो बेरोजगारी और अति उत्पादन की समस्या उत्पन्न हो गई थी उस पर विचार किया और यह निष्कर्ष निकाला कि धनी और अधिक समृद्ध और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब अधिक गरीब होते जा रहे हैं। व्यक्ति और राज्य के बदलते हुए संदर्भ में भी सिस्मोंडी की दृष्टि ने विचार किया। वे इटली के विचारों से भी अधिक प्रभावित हुए। तीसरा कारण है अति उत्पादन की समस्या। ब्रिटेन और फ्रांस की औद्योगिक क्रांति और नई खोजों के परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर उत्पादन हुआ। इसके दो परिणाम हुए। प्रथम तो कुछ बड़े केंद्रों में श्रमिकों के धन का केंद्रीकरण हुआ और दूसरा अति उत्पादन उत्पन्न होने लग गया। बड़े पैमाने के उत्पादन के कारण बच्चों व स्त्रियों को काम पर लगाकर उनका शोषण किया गया और कार्य के घंटे बढ़ाए गए। फ्रांस में तो कार्य के घंटे 15 घंटे तक बढ़ गए। ब्रिटेन में 1815 और 1818 में अति उत्पादन के कारण बाजार संकट और बेरोजगारी का महान संकट उत्पन्न हो गया। अत्यधिक साख प्रसार के कारण 1875 में इंग्लैंड के 70 बैंक फेल हो गए, जिससे मौद्रिक बाजार को भारी धक्का लगा। इन कारणों से आर्थिक संकट और गरीबी की ओर कई देशों का ध्यान आकर्षित हुआ और उनका एडम स्मिथ के सिद्धांतों पर से जो अटूट विश्वास था वो हिल गया। बर्बादी और विपत्ति को लाने वाले औद्योगिकवाद के प्रति लेखकों ने अपना विरोध प्रारंभ किया। स्वैच्छिक सहयोग की भावना की विफलता। इन परिस्थितियों में निजी और सार्वजनिक हितों में स्वैच्छिक सहयोग की भावना को अस्वीकृत किया गया। ऊपर बताई गई परिस्थितियों में सिस्मोंडी ने सबसे अधिक विरोध किया। सैद्धांतिक रूप से आपने अपने विश्लेषण में उक्त संकटों का स्पष्टीकरण किया और व्यवहारिक रूप से श्रमिकों की दशा सुधारने पर बल दिया।
इस प्रकार सिस्मंडी समकालीन आर्थिक परिस्थितियों से भी अधिक प्रभावित हुए और बाद में वे मात्र एडम स्मिथ के शिष्य न रहकर कई बातों में उनके विरोधी बनकर सामने आए। उन्होंने अपनी आंखों से विश्व को भूखा, दुखी और पीड़ित देखा और इसके लिए श्रम विभाजन और उद्योगपतियों द्वारा किए गए अन्वेषण और खोजों को दोषी ठहराया। अर्थात यह ऐसी चट्टान सिद्धू है जहां मानव जाति का जहाज टकराकर चकनाचूर हो गया। इसी कारण दुखी होकर वह यह प्रश्न करने पर बाध्य हुए कि हमारा विकास हमें कहाँ ले जा रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं, इस विश्व में सुखी मनुष्य कहाँ है। और यहाँ हर जगह मनुष्य वस्तुओं की उन्नति देखता है और हर जगह मनुष्यों की विपत्ति दिखाई देती है। सिस्मंडी ने चारों ओर विद्यमान आर्थिक उदारतावाद का विरोध किया और उस समय की परिस्थितियों ने उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य किया। हस्तक्षेप और स्वतंत्र प्रतियोगिता की नीति ने राज्य के हस्तक्षेप को समाप्त कर दिया था, परंतु सिस्मंडी ने लोगों का कल्याण बढ़ाने के लिए राज्य के हस्तक्षेप को आवश्यक माना। समकालीन विचारकों का प्रभाव। सिस्मंडी के समकालीन आर्थिक विचारकों के लेखकों का भी उन पर प्रभाव पड़ा। इन लेखकों में रिकार्डो, माल्थस सीनियर, रॉबर्ट ओवन, जे.बी. से, फ्रेडरिक लिस्ट आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। प्रोफेसर हैने के अनुसार इटली के अर्थशास्त्री ऑरिस का प्रभाव भी सिस्मंडी पर पड़ा, क्योंकि उनके जनसंख्या और धन के वितरण संबंधी विचार ऑरिस के विचारों के समान ही हैं। हम जब भी किसी विचारक के विचार देखते हैं तो उसे आइसोलेशन के रूप में नहीं पढ़ सकते, बल्कि उस समय के जो समकालीन विचारक होते हैं उनके साथ उनका अध्ययन करना अधिक लाभदायक सिद्ध होता है। सिस्मंडी के आर्थिक विचार। राजनीतिक अर्थव्यवस्था का क्षेत्र एवं उद्देश्य, स्कोप एंड एम ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। सिस्मंडी के आर्थिक विचार मुख्य रूप से प्रतिष्ठित आर्थिक विचारधारा की आलोचना के रूप में व्यक्त किए गए। उन्होंने यह बताने का प्रयत्न किया कि एडम स्मिथ और रिकार्डो के विचार व्यवहारिक जीवन से संबंधित नहीं हैं। सिस्मंडी ने राजनीतिक अर्थविज्ञान की प्रकृति एवं उद्देश्य और उसके सैद्धांतिक क्षेत्र में अति उत्पादन की समस्या के संबंध में विश्लेषण किया। राजनीतिक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र और उद्देश्य को लेकर सिस्मंडी और प्रतिष्ठित विचारधारा में अंतर था, परंतु जहां तक अर्थशास्त्र के सैद्धांतिक पक्ष का प्रश्न है वहां विरोध नहीं था। प्रतिष्ठित संप्रदाय का विरोध करते हुए सिस्मंडी ने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान नहीं, बल्कि इसका मुख्य विषय मनुष्य का, उसका भौतिक कल्याण करना है। सिस्मंडी प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की इस बात से बहुत अप्रसन्न थे कि उन्होंने मनुष्य को त्याग कर धन को ही महत्व प्रदान किया। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा का लाभ पूंजीपतियों ने उठाकर श्रमिकों का शोषण आरंभ कर दिया। इस शोषण का आरोप अर्थशास्त्र पर लगाया गया और अर्थशास्त्रियों को शोषणकर्ता कहकर भी पुकारा गया। सिस्मंडी ने इस दोष को पहचाना, इसलिए सिस्मंडी ने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान नहीं बल्कि मानव कल्याण का विज्ञान है। उनके अनुसार अर्थशास्त्र सामाजिक एवं आदर्शवादी है और इसका मुख्य उद्देश्य मानव कल्याण और सुख समृद्धि को प्राप्त करना है। सिस्मंडी का यह विचार था कि मानव कल्याण ही राष्ट्र का वास्तविक धन है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रतिष्ठित संप्रदाय ने तो धन को बढ़ाने का मार्ग दिखाया, लेकिन सिस्मंडी ने मानव कल्याण में वृद्धि का पथ दिखाया। उनके अनुसार अर्थशास्त्र की परिभाषा इस प्रकार हो सकती है कि अर्थशास्त्र अपने सर्वाधिक व्यापक रूप में उदारता और दान का ही सिद्धांत है। इस सिद्धांत से मानव जाति की खुशहाली नहीं बढ़ती है, वह इस विज्ञान में स्थान प्राप्त करने के योग्य नहीं है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने धन की उत्पत्ति पर जोर दिया, परंतु सिस्मंडी ने धन के उपयोग को अधिक महत्व प्रदान किया, क्योंकि व्यक्ति धन का जितना अधिक उपभोग करेगा उसका रहन सहन का स्तर उतना ही अच्छा और जीवन उसका सुखमय होगा। इसके अतिरिक्त सिस्मंडी धन का उचित वितरण भी चाहते थे। उनके विचार में हम संपत्ति को संपत्ति तभी कह सकते हैं जबकि उसका वितरण उचित ढंग से किया जाए। वह वितरण के केवल सैद्धांतिक विवरण से ही संतुष्ट न थे, इसी कारण उन्होंने निर्धनों पर विशेष रूप से ध्यान दिया। अर्थशास्त्र के अध्ययन की प्रणाली। अर्थशास्त्र की प्रणाली की आलोचना करते समय वे सर्वप्रथम एडम स्मिथ, रिकार्डो और जे.बी. से के द्वारा प्रयोग में की गई अध्ययन विधियों में भेद करते हैं। उन्होंने एडम स्मिथ की प्रशंसा की क्योंकि स्मिथ ने सामाजिक वातावरण की पृष्ठभूमि में हर तथ्य का अध्ययन किया और उनका कार्य वास्तव में मानव इतिहास के दार्शनिक अध्ययन का ही परिणाम है। परंतु सिस्मंडी ने रिकार्डो की कटु आलोचना की क्योंकि उन्होंने अर्थशास्त्र में अमूर्त प्रणाली या निगमन प्रणाली का प्रयोग किया। अध्ययन प्रणाली के संबंध में उन्होंने माल्थस की प्रशंसा की क्योंकि उनके अनुसार माल्थस घटनाओं का सही अध्ययन करने के अभ्यस्त थे। सिस्मंडी ने केवल रिकार्डो और मैकुलाच के अध्ययन प्रणालियों की आलोचना नहीं की, बल्कि उन्होंने जे.बी. से द्वारा की गई गलतियों की ओर भी संकेत किया।
सिसमंडी के अनुसार अर्थशास्त्र के संस्थापकों की एक भारी भूल यह थी कि उन्होंने कुछ सामान्य नियमों को सच मानकर उन्हें सभी स्थितियों में लागू करने का प्रयत्न किया, सार्वभौमिक नियम बनाया। सैमसन सिसमंडी चाहते थे कि विज्ञान को अनुभव, इतिहास और परीक्षण पर आधारित होना चाहिए। जीड एंड रिस्ट भी सिसमंडी के विचारों का समर्थन करते हुए यह कहते हैं कि किसी मनुष्य की पूर्ण रूप से कल्पना करते हुए उसके ऊपर आर्थिक परिस्थितियों का प्रभाव आंकने के लिए देश, काल तथा व्यवसाय का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। सिसमंडी के अनुसार अर्थशास्त्र का विषय क्षेत्र इतना व्यापक है कि सामाजिक संबंधों की विस्तृत व्याख्या करने के लिए इससे अनुभव और ऐतिहासिक ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। अति उत्पादन एवं प्रतियोगिता संबंधी विचार। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों एडम स्मिथ, रिकार्डो, जेबी से आदि का मत था कि अधिक उत्पादन की समस्या देश में कभी उत्पन्न नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न कर लेती है। ये जे से का सिद्धांत था। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का यह विश्वास था कि उत्पादन की मात्रा हमेशा आवश्यकता अनुसार ही रहती है, या आवश्यकता से कम या अधिक नहीं होती। यदि वह कम या अधिक होता है तो शीघ्र ही आवश्यकता के अनुरूप स्वतः ही संतुलन स्थापित हो जाता है। जब भी वस्तुओं की कीमत बढ़ने लगती है तब उत्पादक समझ जाता है कि इस वस्तु की बाजार में कमी है, अर्थात मांग अधिक है और पूर्ति कम है, अतः परिणाम स्वरूप वह यथाशीघ्र उत्पादन में वृद्धि करेगा। इसके विपरीत यदि किसी वस्तु की कीमत गिरती है तब उत्पादक वर्ग समझ जाता है कि वस्तु की अधिकता है और वस्तु की मांग कम है, पूर्ति अधिक है, तो वह अपने उत्पादन को घटा देगा। इस प्रकार स्वतः संतुलन मांग और पूर्ति में बना रहता है और अति उत्पादन की समस्या उत्पन्न नहीं होती। परंतु सिसमंडी प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री के इस निष्कर्ष से सहमत नहीं थे। अर्थव्यवस्था में कभी भी अति उत्पादन की स्थिति उत्पन्न नहीं हो सकती। सिसमंडी के अनुसार स्वतंत्र प्रतियोगिता पर आधारित अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति का साम्य कभी भी व्यवहारिक जीवन में देखने को नहीं मिलता है। सिसमंडी का मत था कि पूर्ति में वृद्धि करना सरल है, लेकिन जब कभी किसी वस्तु की मांग घट जाती है तो पूर्ति पूर्ववती रहती है, तो वस्तु का उत्पादन मांग से अधिक हो जाता है, जिससे अति उत्पादन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। सिसमंडी का मत था कि उत्पादन को घटाना इतना सहज और सरल नहीं होता जितना कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने सोचा है। उत्पादन को घटाने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमको उत्पादन के साधनों को एक व्यवसाय से हटाकर दूसरे व्यवसाय में लगाना पड़ेगा, परंतु ऐसा करना सरल नहीं है, क्योंकि एक व्यवसाय में जब पूंजी एक बार लगा दी जाती है तो वह दूसरे उत्पादन में काम नहीं आ सकती। उन्होंने कहा, जैसे प्रिंटिंग मशीनें कभी भी कपड़ा बुनने के काम नहीं आ सकती, इस प्रकार पूंजी की गतिशीलता में बाधा होती है। इसी प्रकार श्रमिकों ने भी जिसे एक विशेष कार्य का प्रशिक्षण दिया होता है, उन्हें तुरंत दूसरे कार्य में नहीं लगाया जा सकता है। हमें अपने आप संतुलन स्थापित होने के खतरनाक सिद्धांत से सावधान रहना चाहिए। यह सत्य है कि दीर्घकाल में एक विशेष प्रकार का संतुलन पुनः स्थापित हो जाता है, किंतु यह भयंकर यातनाओं के पश्चात ही स्थापित होता है। अति उत्पादन किस प्रकार उत्पन्न हो जाता है, इस संबंध में सिसमंडी ने दो विचार व्यक्त किए। वार्षिक आय और वार्षिक उत्पादन में अंतर होता है, और एक वर्ष की वार्षिक आय अगले वर्ष के वार्षिक उत्पादन को खरीदने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। प्रतियोगिता संबंधी विचार। सिसमंडी ने बताया कि अति उत्पादन की स्थिति पैदा करने में स्वतंत्र प्रतियोगिता की काफ़ी सीमा तक हाथ है। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता को सदैव लाभप्रद नहीं माना जा सकता। एडम स्मिथ और अन्य प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने बताया था कि जब भी कोई व्यापार और श्रम विभाजन लोगों के लिए लाभप्रद है, तो जितनी अधिक प्रतियोगिता होती है, लाभ उतना ही अधिक होता है। इन अर्थशास्त्रियों ने प्रतियोगिता से तीन विशेष लाभ बताए थे। श्रम विभाजन होता है, वस्तुओं का मूल्य कम होता है और उत्पादन में वृद्धि होती है। लेकिन सिसमंडी ने उक्त मत का विरोध किया कि स्वतंत्र प्रतियोगिता श्रमिकों और पूंजीपतियों के लिए दोनों के लिए हानिकारक है। उसकी आलोचना उत्पादन की गलत मात्रा पर आधारित है। वह कहते हैं, जब तक अधिक मांग नहीं बढ़ती, उत्पादन में कोई भी वृद्धि बेकार है, क्योंकि इससे अधिक शक्तिशाली पूंजीपति गला काट प्रतियोगिता करते हैं और इसके कारण बड़े उद्योगपति अपने उत्पादन का नियंत्रण सार्वजनिक हित को दृष्टिकोण में रखकर नहीं करते, वह तो केवल अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से ही प्रेरित होते हैं। इससे श्रमिकों की स्थिति खराब होती है। मशीनों के दोष, इविल्स ऑफ मशीनरी। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री मानते थे कि मशीनों का उपयोग करके सबसे अधिक लाभप्रद है, क्योंकि इससे बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव होता है, जिससे उत्पादन की मात्रा बढ़ती है और सस्ती लागत होती है। परंतु सिसमंडी ने इस बात का खंडन किया कि मशीनें अमिश्रित वरदान हैं। उन्होंने मशीनों की बुराइयों पर प्रकाश डाला और इनकी आलोचना करी। मशीनों के प्रयोग से बेरोजगारी फैलती है। वे कहते हैं कि मशीनों का तात्कालिक प्रभाव यह होता है कि कुछ श्रमिक रोजगार से हटा दिए जाते हैं, जिससे श्रमिकों में प्रतियोगिता बढ़ जाती है। फलस्वरूप सबकी मजदूरी कम हो जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि उपभोग कम हो जाता है और मांग भी घट जाती है। परंतु बड़े पैमाने के उत्पादन के कारण
वस्तु की पूर्ति तो निरंतर बढ़ती रहती है, जिससे अति उत्पादन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। वह यह स्वीकार नहीं करते कि मशीनें सदैव लाभदायक होती हैं। मशीनें उसी समय उपयोगी हैं जबकि उनके प्रयोग से आय में वृद्धि हो और लोगों के रोजगार में वृद्धि हो। जनसंख्या संबंधी विचार। सिसमंडी ने जनसंख्या के संबंध में माल्थस से भिन्न प्रकार के विचार प्रस्तुत किए। उनके अनुसार जनसंख्या जीवन निर्वाह के साधनों तक द्वारा सीमित नहीं होती, परंतु कार्य और मजदूरी पाने की असमर्थता ही इसे सीमित करती है। दूसरे शब्दों में जनसंख्या आय द्वारा सीमित होती है। सिसमंडी के इस कथन में माल्थस से विशेष विरोध दिखाई नहीं देता, परंतु आगे चलकर उन्होंने माल्थस के बिल्कुल विपरीत विचार व्यक्त किए। माल्थस सिसमंडी के अनुसार श्रम की मांग पर ही जनसंख्या निर्भर करती है। रोजगार और आय की पूर्ण सुरक्षा होने पर लोग विवाह करते हैं और बच्चे पैदा करते हैं, परंतु आधुनिक समाज का दोष यह है कि लोगों को रोजगार की गारंटी नहीं होती और अस्थिरता के कारण वे अपनी आर्थिक स्थिति से अवगत नहीं हो पाते। अतः जो बच्चे पैदा होते हैं उनके लिए कोई प्रावधान और कोई व्यवस्था नहीं होती है। सिसमंडी के अनुसार जब तक श्रमिक आर्थिक रूप से समर्थ नहीं होता, वह विवाह नहीं करता और अपनी आय के अनुसार ही अपने परिवार का अनुपात रखता है, परंतु औद्योगिक अस्थिरता उनकी दूरदर्शिता को असफल बना देती है और मशीनों के उपयोग से बेरोजगारी फैलती है। भयावह स्थिति उस समय पैदा होती है जब देश की जन्म दर उनकी आय से अधिक बढ़ जाती है और अति उत्पादन, असमान संपत्ति, धनी वर्ग द्वारा शोषण और मजदूरी कम हो जाती है, जिससे श्रमिकों की स्थिति अत्यंत शोचनीय हो जाती है। सरकार द्वारा हस्तक्षेप, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। हितों का समन्वय एवं सरकारी हस्तक्षेप के संबंध में सिसमंडी के विचारों में विरोधाभास मिलता है। इन दोनों सिद्धांतों में पहले उनका पूर्ण विश्वास था। इन्हीं के शब्दों में जब व्यापार को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है तो पूंजी उसी दिशा में प्रभावित होती है जो देश के लिए सर्वाधिक लाभप्रद रहती है। इसी प्रकार सब मनुष्य अपने स्वयं के हितों की खोज में सर्वदा राष्ट्रीय हित में अभिवृद्धि करते हैं, परंतु बाद में आगे चलकर सिसमंडी सरकारी हस्तक्षेप के समर्थक बन गए और हितों के समन्वय में उनका विश्वास कायम नहीं रहता। सरकारी हस्तक्षेप को सिसमंडी ने आवश्यक बताया। हस्तक्षेप की नीति अविश्वसनीय विपत्ति पैदा करती है, अतः यह आवश्यक है कि बड़ी मात्रा में सरकारी हस्तक्षेप होना चाहिए। सिसमंडी के द्वारा आर्थिक संकट एवं सुधार योजनाओं पर भी प्रकाश डाला गया। सिसमंडी ने समकालीन समाज में अनेक दोषों और बुराइयों को देखा, जैसे धनिक वर्ग श्रमिकों का शोषण करते हैं, निर्धन वर्ग धन अभाव में अनेक आवश्यकताओं की और उपभोग से वंचित रह जाते हैं। अतः उनके हृदय में मानव की इस विपत्ति को देखकर अत्यंत दुख हुआ। अतः इस दयनीय स्थिति को सुधारने के लिए सिसमंडी ने अनेक सुधार के उपाय बताए। उनका मत था कि समाज में पूंजीपति वर्ग जो शोषण करता है उसका मूल कारण सरकार का हस्तक्षेप न करना है। अतः एडम स्मिथ ने जो अहस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया था, उसी ने पूंजीपति वर्ग का शोषण करने के लिए प्रोत्साहन किया है। अतः उनका विश्वास था कि सरकारी हस्तक्षेप की नीति द्वारा ही श्रमिकों के शोषण को समाप्त किया जा सकता है। बड़ी बड़ी मशीनों और यंत्रों का अनुपात नियंत्रित और धीरे धीरे कम किया जाना चाहिए, जिससे श्रमिकों को हानि ना हो। सरकार को वस्तु की मांग तथा उत्पादन में साम्य स्थापित करने का प्रयत्न करना चाहिए। कृषि में छोटे छोटे भूस्वामियों को प्राथमिकता देनी चाहिए। श्रमिकों को कुछ संपत्ति दिलाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। बड़े पैमाने के उद्योगों के स्थान पर छोटे पैमाने के उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। श्रमिक संघों की स्थापना की जानी चाहिए और उनके संगठन का पूर्ण अधिकार श्रमिकों को दिया जाना चाहिए। मिल मालिकों को अधिनियम द्वारा बाध्य किया जाना चाहिए कि वे श्रमिकों की बीमारी, बेरोजगारी, आकस्मिक घटना, वृद्धावस्था के बीमे आदि का प्रबंध करें, जिसको आजकल हम सामाजिक सुरक्षा कहते हैं। उसका कॉन्सेप्ट उस समय में आ चुका था। कारखाना व्यवस्था की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। काम करने के घंटे कम होने चाहिए। बच्चों और स्त्रियों को नौकर रखने और पर प्रतिबंध लगना चाहिए और साप्ताहिक छुट्टी इत्यादि देनी चाहिए। धन्यवाद।